जय गुरु स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमृता दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, योगदा सत्संग महाविद्यालय। आज के इस वीडियो में स्वदेशी आंदोलन के बारे में बताऊंगी। ये स्वदेशी आंदोलन का सेकेंड पार्ट है, जिसमें आप कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। और इस वीडियो के महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में। वो है विदेशी मतलब स्वदेशी और सामाजिक बहिष्कार कैसे हुआ, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा क्या थी, स्वदेशी संस्कृति और प्रेस क्या थी, सरकार द्वारा किए गए दमनकारी उपाय क्या थे, और स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव और अनुमान क्या हुए। तो चलिए हम लोग इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि स्वदेशी और सामाजिक बहिष्कार क्या थी। तो उसके मुख्य बिंदु ये थे कि सामाजिक बहिष्कार आर्थिक स्वदेशी आंदोलन का परिणाम बना। यह सरकार के दमनकारी उपायों के खिलाफ जाने के लिए प्रचारित किया गया था। सामाजिक बहिष्कार एक बहुत शक्तिशाली हथियार था। विदेशी सामान बेचने या खरीदने वाले किसी भी व्यक्ति ने स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया और इसे नीचे रखने में सरकार की मदद करने के लिए अपमान की विभिन्न डिग्री के अधीन किया गया, मतलब कि उसे पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की गई। इस तरह के सामाजिक आडंबरवाद एक आदमी को काफी दुखी करते थे। कभी कभी बहुत दुखी भी हो जाते थे लोग, और सरकार को उसके संकट में मदद करने के लिए बहुत कम कर दिया था। लेकिन इस तरह का अहिंसात्मक अत्याचार उत्पीड़न जो एकमात्र रूप यहाँ व्याप्त थी, कभी कभी पाखंडी और भौतिक हानि और शारीरिक या मानसिक पीड़ा में परिवर्तित हो गई। स्वदेशी आंदोलन और स्वदेशी और राष्ट्र शिक्षा क्या थी, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो छात्र बहिष्कार को बढ़ावा दे रहे थे और स्वदेशी आंदोलन ने उन पर ब्रिटिश राज का प्रकोप का और हिंसा की। बॉयकॉट आंदोलन के साथ किसी भी तरह से खुद को संबद्ध करने के लिए गंभीर दंड के खतरे के तहत छात्रों को मना करने के लिए परिपत्र जारी किया गया। यहाँ तक कि सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर वंदे मातरम का रोना दंडनीय अपराध था। जिन स्कूलों या कॉलेजों के छात्रों ने आदेश की अवहेलना की, उन्हें न केवल सरकारी अनुदान वापस लेने की धमकी दी गई और यहाँ तक कि अपमान के साथ, बल्कि उनके छात्रों को सरकारी सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया गया। शिक्षण संस्थानों के अधिकारियों को अपने विद्यार्थियों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा गया था, और अगर उन्हें नियंत्रित करने में असमर्थ थे तो आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए शिक्षा विभाग की नामों की रिपोर्ट करना शुरू कर दिया गया था। मजिस्ट्रेटों को शिक्षकों और शैक्षिक संस्थानों के प्रबंधन से जुड़े लोगों को सूचित करने के लिए कहा गया था। यदि आवश्यक हो तो उन्हें विशिष्ट कांस्टेबल के रूप में नामांकित किया जा सकता था। पब्लिक इंस्ट्रक्शंस के निर्देश के कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को कारण बताने के लिए कहा गया। पिकेटिंग में भाग लेने के वाले छात्रों को निष्कासित क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इसके बारे में भी दबाव दिया जाने लगा। इस सब ने देश में आक्रोश की आंधी पैदा की और भारतीय स्वामित्व वाली प्रेस ने सबके मजबूत भाषा में परिपत्रों की निंदा की। बंगाल के लोगों ने चुनौती ली। रंगपुर के कुछ कॉलेजों के छात्रों ने सरकार के आदेशों की अवहेलना की और जब तक उन्हें जुर्माना लगाया गया तो अभिभावकों ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया गया। निष्कासित किए गए लड़कों के लिए एक राष्ट्रीय स्कूल को बंद कर दिया गया। शिक्षकों को लड़कों को नहीं मारने के लिए इस्तीफा देने के लिए भी कहा गया। अधिकारियों को कार्रवाई के कारण छात्रों के बीच कलकत्ता विश्वविद्यालयों का बहिष्कार करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया गया, जिसे उन्होंने गुलाम खाना निर्माण दासों का घर के रूप में वर्णित किया। आयोजित जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बंगाल के प्रतिष्ठित पुरुषों ने भाग लिया। यह शिक्षा की एक प्रणाली साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी को व्यवस्थित करने के लिए एक बार राष्ट्रीय शिक्षा परिषद में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय तर्ज पर और राष्ट्रीय नियंत्रण में समय के साथ राष्ट्रीय विद्यालयों की संख्या भी बढ़ती गई।
जिस उत्साह के साथ दो बेगल्स ने राष्ट्रीय शिक्षा के विचार का जवाब दिया, उससे पता चलता है कि एक शक्तिशाली नदी की तरह स्वदेशी आंदोलन अपने विस्तार पर बह रहे थे। देश के विशाल हिस्सों में पानी की तरह यह आगे बढ़ी। यह अब औद्योगिकी पुनर्जागरण और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के अपने प्राथमिक उद्देश्य तक सीमित नहीं रही। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके विस्तारित अर्थ के साथ आंदोलन अब केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरे भारत में फैल चुका था। स्वदेशी आंदोलन में उसकी प्रेस की भी भूमिका बहुत थी, जैसे कि यह शायद संस्कृति क्षेत्र में था कि स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा। रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांता सेन, देवेंद्र लाल रे, मुकुंदा दास, सैयद अबू मोहम्मद और अन्य उस समय के रचयिता या रचे गए हुए गीतकार बाद में सभी राष्ट्रों के राष्ट्रवादी के लिए गतिशील भावना बन गए। उस समय लिखे गए रविंद्रनाथ के अमर सोनार बांग्ला को बाद में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को प्रेरित करना पड़ा और 24 जनवरी 1950 को देश के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। इसी तरह भारतीय कला में बहुत सुधार हुए। वंदे मातरम के लेखक से बंगाल के राजनीतिक रवैये में बदलाव आया। कलकत्ता के 4 प्रमुख समाचार पत्रों बंगाली अमृता बाजार पत्रिका, द इंडियन मिरर और द हिंद पैट्रियट ने बंगाल के विभाजन का विरोध किया। इसके अलावा संजीवनी और बंगभाषी जैसे शानदार अखबारों ने भी व्यक्त की। प्रस्ताव के खिलाफ शत्रुता अमृता बाजार पत्रिका ने 14 दिसंबर 1903 के अपने अंक में पूर्वी बंगाल के लोगों से सरकार को प्रस्तुत करने के लिए याचिकाएं तैयार करने के लिए हर कस्बे और गांव में जनसभाएं करने का आह्वान किया, जिस पर लाखों लोगों ने हस्ताक्षर किया। सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि सरकार ने इस कार्यक्रम के तहत एक सरकारी दमनकारी उपाय अपनाए, जिसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और जलाने के अलावा लोगों ने शांतिपूर्ण पिकेटिंग का भी सहारा लिया, जो भविष्य में लगभग हर प्रकार के राजनीतिक आंदोलन में एक सामान्य विशेषता बन गया। इन सभी ने पुलिस को हस्तक्षेप करने का एक अच्छा अवसर प्रदान किया। स्वयंसेवकों को मोटे तौर पर संभाला गया और अगर उन्होंने विरोध किया तो पुलिस ने लाठियों से उन्हें पीटा। इन रेगुलेशन लाठियों को, जैसा कि उन्हें कहा जाता था, कि उपयोग पुलिस द्वारा स्वतंत्र रूप से पहली बार पिकेटरों से दूर कर जाने और भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए किया जाता था, चाहे दंगाई हो या शांतिपूर्ण। अगर वे पिकेटिंग स्वयंसेवकों के प्रति सहानुभूति रखने वाले थे, वंदे मातरम का उच्चारण इस तरह की सहानुभूति का निर्विवाद सबूत था और बाद में सार्वजनिक स्थान पर वंदे मातरम चिल्लाना अवैध बना दिया गया। सरकार ने शैक्षिक संस्थानों को अपने लड़कों को नियंत्रित करने और स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने से रोकने के लिए निर्देश जारी किए। ग्रामीण बाजारों को नियंत्रित किया गया था, जुलूसों और बैठकों पर प्रतिबंध लगाया गया था। नेताओं को बिना किसी परीक्षण के कारावास में डाल दिया गया था और वफादार मुसलमानों को पुनर्गठित हिंदुओं के खिलाफ जाने के लिए बनाया गया था, यानी कि मना दिया गया था कि वो हिंदुओं के खिलाफ अपना काम करें। हम लोग ये जानेंगे कि स्वदेशी आंदोलन होने से उनका प्रभाव और अनुमान क्या पड़ा। तो बंगाल में विदेशी वस्तुओं के आयात पर बहिष्कार आंदोलन के प्रभाव का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल था, क्योंकि कोई सटीक आंकड़े उपलब्ध ही नहीं थे। यह प्रतीत होता है कि हालांकि आधिकारिक और गोपनीय पुलिस रिपोर्ट से पता चल जाता है कि पहले 2 या 3 वर्षों के लिए ब्रिटिश सामानों के आयात से गंभीर गिरावट आई थी, विशेष रूप से उनके कपड़ों पर। निष्क्रिय प्रतिरोध लंबे समय तक नहीं चल सकता था और इसका अंतिम परिणाम कभी भी संदेह में नहीं हो सकता था। यह गुप्त क्रांतिकारी संगठनों के एक नेटवर्क के अचानक उभरने की उत्पत्ति थी, जो सामूहिक रूप से हथियारों के द्वारा और आतंकवाद द्वारा आतंकवाद का विरोध करने पर सरकार को समान शर्तों पर मिलने के लिए निर्धारित किए गए। स्वदेशी विभाजन और सरकारी उपायों ने भी आखिरकार
हिंदू और मुसलमानों को विभाजित कर दिया और वस्तुतः 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम मिश्रण के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने स्वदेशी की संकल्पना मूल रूप से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के हस्त निर्मित के रूप में की गई थी और इसका मतलब केवल विदेशी वस्तुओं की प्राथमिकता में स्वदेशी का उपयोग करने का आग्रह था। यह जल्द ही एक अधिक व्यापक चरित्र प्राप्त कर दिया और राष्ट्रवाद का एक ठोस प्रतीक बन गया। इससे कम महत्वपूर्ण बात यह नहीं थी कि बंगाल में स्वदेशी राजनीति के भवन में लॉर्ड कर्जन आ गए थे और एक वर्ग के लोग, धुरंधर अभिजात वर्ग, जिसने कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक संगठन से अलग ढंग से पकड़ लिया था। बंगाल के बाहर इसने पूरे भारत को मोह भंग कर गहरा झटका दिया और लोगों के राजनीतिक विचारों को उत्तेजित किया। स्वदेशी ने आत्मशक्ति या आत्मबल पर जोर दिया। स्वदेशी आंदोलन का एक विशेष पहलू जो के बाकी सभी चीजों से ऊपर गांधी जी को विशेष रूप से जोर दिया गया। इसने लोगों को चुनौती दी कि वे सरकार के अधिकार को सार्वजनिक रूप से खुले तौर पर चुनौती दें और उसे स्वीकार करें और यहाँ तक कि आम आदमियों के मन से पुलिस हमले और जेल के भय के साथ साथ अज्ञानता की भावना को भी दूर करें जो उनसे जुड़ी थी। जेल जाने का सम्मान पाने का जो स्थायित्व था वो शैशवास्व के ब्रांड के रूप में हुआ। स्वदेशी आंदोलन ने विभाजन विरोधी आंदोलन में अपनी प्रतिभा दिखाई जो बंगाल विभाजन के ब्रिटिश निर्णय का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। बंगाल के विभाजन के लिए सरकार के निर्णय को दिसंबर 1903 में सार्वजनिक किया गया था। निर्णय के लिए आधिकारिक कारण यह था कि 78 मिलियन ब्रिटिश भारत की आबादी का एक चौथाई जो आबादी वाला बंगाल प्रशासिक होने के लिए बहुत बड़ा हो गया था। यह कुछ हद तक सही था कि ब्रिटिश यानी कि विभाजन योजना के पीछे असली मकसद बंगाल को कमजोर करने और ब्रिटिश की इच्छा पूर्ति करने का था। भारतीय आतंकवाद का केंद्र आग्रह था। यह जल्द ही एक अधिक व्यापक चरित्र प्राप्त कर लिया और राष्ट्रवाद का एक ठोस प्रतीक बन गया।